स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मनी, इकोनॉमी और बैंक्स, ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी मनी और बैंक्स की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक आखिर करती क्या है, सेंट्रल बैंक की शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बैंक कैसे बन गया, साथ ही ये भी कि क्या हमें सेंट्रल बैंक की नीड भी है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी ब्रेन टीजर सवाल को लेकर आपके सामने आया है। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक के हिस्ट्री, रोल और लिमिटेशंस को एनालाइज करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसकी नीड है भी कि नहीं। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी सवाल से, डू वी नीड सेंट्रल बैंक्स। और इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेंट्रल बैंक है क्या। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी कंट्री की करेंसी और मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी बेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने की मोनोपोली होती है। बहुत से सेंट्रल बैंक्स के पास रेगुलेटरी पावर्स भी होते हैं। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के साथ ही साथ सेंट्रल बैंक एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम की इसके बिना कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह कि क्या हमेशा से ऐसा ही था। दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में डिग करना होगा। हमारे सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री जानने से पहले हमें समझना होगा कि जब सेंट्रल बैंक नहीं हुआ करते थे तब हमारा काम कैसे चलता था। देखिए, यूं तो बैंकिंग की हिस्ट्री उतनी पुरानी है जितनी पुरानी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन। दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गुड्स के वैल्यू को शत नाम के यूनिट में मेजर किया जाता था और इस शत का वैल्यूएशन गॉड से लिंक्ड था। साथ ही शत की वैल्यू उस समय की गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिसाइड करती थी। देखा जाए तो 12th सेंचुरी में चाइना में शुरू हुए पेपर करेंसी को हम सेंट्रल बैंकिंग से इक्वेट नहीं कर सकते। उनकी पेपर करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं थी और इसी वजह से चाइना की मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन बनी रहती थी। वहीं दूसरी ओर 12th सेंचुरी में यूरोप में कुछ प्रोफेशनल बैंक्स इमर्ज हुए। उनका काम लोगों के पैसों को सेफली अपने पास रखना होता था और दूसरों को लेंड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दोस्तों, 1664 में पहला सेंट्रल बैंक स्वीडिश सेंट्रल बैंक स्टॉकहोम में खोला गया, जिसका नाम बाद में बदलकर स्वेरिया रिक्स बैंक हो गया और इस बैंक का प्राइमरी काम गवर्नमेंट को पैसे लेंड करने का था। फर्स्ट अर्ल ऑफ हैलिफैक्स चार्ल्स मोंटागो के द्वारा इंग्लैंड में भी सेंट्रल बैंक खोलने की कवायद शुरू की गई थी और 1694 में टोनेज एक्ट के पास होते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड खुला। देखा जाए तो इस बैंक को गवर्नमेंट के वेल्थ की एक्सक्लूसिव पोजीशन मिल गई और इससे कुछ लिमिट्स तक बैंक नोट्स भी इशू करने के राइट्स दिए गए। हालांकि आज मॉडर्न डे सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस और पावर्स उसे नहीं मिले थे, लेकिन सेंट्रल बैंक कैसा होगा इसकी न्यू बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख दी थी। धीरे धीरे आने वाली सेंचुरी में सेंट्रल बैंक का ग्रोथ यूरोपियन कंट्रीज में जमकर हुआ। साथ ही फ्रांस, स्पेन और रशिया जैसी कंट्रीज ने अपनी सेंट्रल बैंक्स 18th सेंचुरी के अंत तक ओपन कर ली। यूएसए में भी 1719 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन के हेल्प से फर्स्ट अमेरिकन बैंक खुल गया। दोस्तों, मॉडर्न डे सेंट्रल बैंक के फंक्शन तब उतने डेवलप नहीं थे। इसका डेवलपमेंट हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिला है। लेकिन क्या है सेंट्रल बैंक के मॉडर्न डे फंक्शंस और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसको समझने के लिए हम उनके मेन फंक्शंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन और नाइटमेयर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले यही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑप्शनल लें, फिर क्लासेस लें या नहीं, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, या लें तो कहाँ से लें, और सब अगर सॉर्ट आउट कर भी लिया तो ये डर कि यार एक बार में नहीं समझ आया तो 500 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला ऑप्शनल आपका एक अटेम्प्ट या फिर सारे अटेम्प्ट्स को बर्बाद कर सकता है। और इसी डर को दिल से निकालने के लिए और आपके लिए अफोर्डेबल फी पे मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो ऑप्शनल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर जो मोस्ट सॉर्टेड और फेवरेट कोर्सेज हैं वो आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम पैकेज में मिल जाएंगे। जीएस कोर्सेज की तरह यहाँ पर भी सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन का फर्क है। अपने फील्ड के वेटरन और रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा आपको PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी साहित्य के कोर्सेज 15,999 से लेकर 19,999 तक मिल जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शनल की लाइव क्लास के साथ क्वालिटी क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स, लाइव आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिल जाएगी। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
यूँ तो सेंट्रल बैंक्स आज ऑल टाइम पावरफुल इंस्टीट्यूशन हैं और उनके बहुत से फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शन से लेकर रेगुलेटरी फंक्शंस तक वेरिड रेंज ऑफ फंक्शंस आज के सेंट्रल बैंक्स के पास हैं। लेकिन हम अपना डिस्कशन सेंट्रल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस पर ही केंद्रित करेंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन यूनिवर्सलिस्ट और जनरलाइज्ड हैं। देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स के 3 मेन फंक्शंस हैं, जिनमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को ग्रो करना और कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। ये फंक्शन सेंट्रल बैंक्स अपने डिफरेंट टूल्स और मैकेनिज्म के जरिए अकम्प्लिश करती हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम होता है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। हमारे इकोनॉमिक्स में 2 तरीके होते हैं कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने में, जिसमें एक है मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस और अपने टूल्स जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट की हेल्प से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन मेथड से मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। वहीं सेंट्रल बैंक के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। इस पॉलिसी से वो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं, जिसका सीधा असर कंट्री के इकोनॉमी पे पड़ता है। दूसरा काम उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना है। सेंट्रल बैंक्स लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करते हैं। इन्हें हम गवर्नमेंट्स बैंकर और बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट के एक्सेस फंड्स को पार्क करना, बैंक्स को लोन देना, उनके पैसे पे उन्हें इंटरेस्ट देना और गवर्नमेंट को नीड पड़ने पे पैसे देना इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। और इनका तीसरा काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इन सब के अलावा सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर भी होते हैं और अपने पास फॉरेक्स, गोल्ड रिजर्व्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रखते हैं। देखा जाए तो करेंसी इशू और उन्हें मार्केट में रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल बैंक को ही मिली है। साथ ही बैंकिंग सुपरविजन और पेमेंट सिस्टम को मेंटेन करना भी इनके वर्क में शामिल होता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी सेंट्रल बैंक्स बहुत सारे काम करती है, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन अपने साथ कुछ न कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम लेकर आती है और सेंट्रल बैंक्स भी इन प्रॉब्लम से वर्ल्ड वाइड जूझ रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर अफ्रीका या लैटिन अमेरिका का कोई भी सेंट्रल बैंक आज ट्रिपल चैलेंज से जूझ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ही जनरलाइज्ड और वर्ल्ड वाइड है और किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक पर लागू होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्बिग्यूटी ऑफ मैंडेट्स। शुरुआत में सेंट्रल बैंक्स के एम बहुत क्लियर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इन्फ्लेशन 4% प्लस -2% पे रखना है, लेकिन धीरे धीरे मैंडेट चेंज होने लगी और देखा जाए तो मैंडेट डुअल होने लगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन भी इन सेंट्रल बैंक्स का टास्क होने लगा। जहां हर कुछ टाइम पे इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिसरप्शन आ जाता है, वहां इस मैंडेट को फुलफिल करना सेंट्रल बैंक के लिए नाइटमेयर बन चुका है। सोशल वेलबींग, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्शन और इवन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी सेंट्रल बैंक से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती हैं। क्राइसिस के टाइम में सेंट्रल बैंक एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती हैं और उस समय लिए हुए एक्शन से दिखाती हैं कि सेंट्रल बैंक एलिट्स को फेवर करती है, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। जब सब अच्छा चल रहा है तो कैपिटलिज्म और खराब हो जाए तो सोशलिज्म का ध्यान आता है। सेंट्रल बैंक के साथ एक मेजर प्रॉब्लम यह भी है कि इकोनॉमी क्रैश नहीं होगी, क्योंकि दे आर टू बिग टू फेल और अपनी पॉलिसीज और एक्शन से बैंक को बेल आउट करना क्राइसिस के टाइम पे एक जनरलाइज्ड नॉर्म बन चुका है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके साथ उनके इंडिपेंडेंस की है। ऑल्दो हम जानते हैं कि कोई भी एपॉलिटिकल नहीं हो सकता, लेकिन पहले सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस सैक्रोसेंट हुआ करती थी। उनका एक वेल डिफाइंड पर्सपेक्टिव और नॉन पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करता था, जिसे वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते थे। लेकिन अथॉरिटेरिज्म और पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के राइज ने सेंट्रल बैंक के फंक्शनिंग पर उंगली उठाने को मजबूर किया है। सेंट्रल बैंक्स के अपॉइंटमेंट्स प्योरली पॉलिटिकल हो गए हैं और उनका सीधा असर उनकी फंक्शनिंग पर दिखाई देता है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम है राइज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेंट्रल बैंक अब पॉलिटिकली न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट अपने एक्शन में तो नहीं रहे। देखा जाए तो उनके इमरजेंसी एक्शंस में न्यूट्रल नहीं लगते। उनके ऊपर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, जिससे वो किसे और कब फेवर करेंगे यही मैंडेट रह गया है। यानी सेंट्रल बैंक्स आर मेकिंग द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। इस तरह उनके स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इरोजन ये सोचने का मेजर कॉज है कि क्या हमें सेंट्रल बैंक की नीड है। दोस्तों, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है और इस आंसर को जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को जानना होगा, और हिस्ट्री में भी स्पेशली स्कॉटलैंड की हिस्ट्री। 18th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के पास सेंट्रल बैंक नहीं थे। उसके पास ऐसी कोई टॉप अथॉरिटी भी नहीं थी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से एक बैंक स्कॉटलैंड में बिजनेस करने के लिए आई और फिर आया उसका एक राइवल बैंक जिसका नाम था रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। गवर्नमेंट इनके अफेयर से दूर रहती थी और कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी, यानी कि बिल्कुल फ्री मार्केट। और अगर आप फ्री मार्केट के सपोर्टर हैं तो आप इतना तो समझते ही होंगे कि कंपटीशन इज द बेस्ट रेगुलेटरी। स्कॉटलैंड में कुछ ऐसा ही हुआ।
एक के बाद एक बैंक स्कॉटलैंड में खुलने लगे और हर कोई अपनी करेंसी इशू कर सकता था और लोगों को लेंड भी कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्योस क्रिएट नहीं हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से सिस्टम काम कर पाया। आइए इसको आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक टू बैंक्स और उनको नाम देते हैं ए और बी। बैंक बी कुछ करेंसी इशू करके अपने कस्टमर को लेंड करता है और हो सकता है कि बैंक बी की करेंसी बैंक ए के पास आ जाए। ऐसे में बैंक ए उस करेंसी का क्या करेगा, क्योंकि वो तो उसके यूज का नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे बैंक ए वैसी सारी करेंसी को बैंक बी को लौटा देगा और वाइस वर्सा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन सब कुछ जितना स्मूथ लग रहा है उतना होगा तो नहीं। आखिर बैंक से डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? दोस्तों, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉर्ज सेल्गिन ने इसे चेन गैंग एनालॉजी के जरिए समझाया है। देखिए, चेन गैंग में होता क्या है कि प्रिजनर्स को एक दूसरे के साथ चेन किया जाता है, लेकिन किसी को कोई पत्थर या दीवार से चेन नहीं किया जाता। ये बस आपस में चेन होते हैं। मतलब कि अगर ये भागेंगे तो भी साथ में, गिरेंगे तो भी साथ में, और अकेले भागने के लिए प्रिजनर को दूसरे प्रिजनर के साथ बंधी चेन को काटना। इस तरीके से अगर कोई भी स्कॉटिश बैंक अपने लैंडिंग में बहुत एग्रेसिव होती है तो इसका मतलब है कि वो बाकी बैंक से आगे निकलना चाह रही है और बाकी बैंक उसे ऐसा करने से रोकेंगे। सबको एक यूनिसन में काम करना होगा और किसी भी बैंक ने एग्रेसिवली करेंसी इशू की तो बाकी बैंक उसके एक्सेस करेंसी लेने से रिफ्यूज कर देंगे और रिफ्यूज करने पर उस बैंक को अपने गोल्ड रिजर्व से गोल्ड निकालकर उस करेंसी का सेटलमेंट करना होगा। अब ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्कॉटलैंड में ऐसा सिचुएशन आया नहीं होगा। इनफैक्ट स्कॉटलैंड का आयर बैंक अपने लैंडिंग में काफी एग्रेसिव था और अपने फायदे के लिए कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, जिसके चलते उसे अपने रिजर्व से गोल्ड निकालना पड़ा और बैंक फेल हो गया। एंड रिजल्ट बाकी बैंक्स के लिए एक सबब और फिर अगले 100 साल तक वहां के फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेबल रहना। दोस्तों, एक दूसरा कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल स्कॉटलैंड के बगल की कंट्री इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में उस टाइम सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। करेंसी इशू को लेकर मार्केट में मनी सप्लाई करना बैंक का काम था और नतीजा हुआ इन्फ्लेशन। जब रियलाइज होता था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाते थे और इसका परिणाम जॉब लॉस और बिजनेस का नुकसान होता था और ये सर्किल इसी तरीके से चलता रहता था। अब आप में से कुछ ये आर्ग्यू करेंगे कि सैंपल साइज बहुत छोटा है और हम अपने आर्ग्यूमेंट सिर्फ 2 कंट्रीज के एनालिसिस पे नहीं कर सकते। वेल, ऐसा ही कुछ उस समय कनाडा और यूएसए में चल रहा था, जहां कनाडा स्कॉटलैंड की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। वहीं यूएसए में सेंट्रल बैंक की इंटरफेरेंस से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी। दोस्तों, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, गल्फ ऑयल क्राइसिस या 2008 का ग्लोबल क्राइसिस या फिर कोविड क्राइसिस हो, इन सभी क्राइसिस में एक चीज कॉमन थी और वो थी सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी की मिस हैंडलिंग। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि स्कॉटिश सिस्टम बहुत अच्छा है और हमें उसकी ओर लौट जाना चाहिए, या फिर ये भी कि सेंट्रल बैंक की कोई नीड नहीं और इसे एबॉलिश कर देना चाहिए। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स के ना रहने पर भी इकोनॉमी रन करती थी और उनके आने के बाद भी इकोनॉमी रन कर रही है। देखा जाए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में अच्छा और खराब नहीं होता। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में कई साल लगे हैं और इसने इफेक्टिवली बहुत से काम भी किए हैं। आप देखेंगे तो कोविड-19 क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही इंस्टीट्यूशन बनता है उसके चलाने वाले लोगों से और हम इनफेलेबल तो नहीं। गलतियां होंगी पर उस गलती से सीखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। सेंट्रल बैंक्स को इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी सही नहीं है। इसके रेगुलेटरी पावर्स को डेवलप करके और इसे सिर्फ इसके ओरिजिनल मैंडेट के लिए रखें तो ये इंस्टीट्यूशन वाकई में इफेक्टिव होगी और ट्रिपल चैलेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करना अब की सबसे बड़ी नीड है। दोस्तों, ये एनालिसिस हमने बस अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को रखने और सेंट्रल बैंक्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए किया है। आपके इस पर व्यूज क्या हैं, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।